myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, बहरोड। विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 के सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति। विदेश नीतियाँ हम संयुक्त राज्य अमेरिका की पढ़ें या भारत की पढ़ें या चाइना की पढ़ें, विदेश नीतियाँ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होती है और किसी भी देश को समझने के लिए उनकी पॉलिसीज़ को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर देश की अपनी एक अलग पॉलिसी होती है और ये पॉलिसियाँ उस समय के वातावरण और परिस्थितियों के आधार पर ही बनाई जाती है। चूँकि अमेरिका जो विदेश नीति के प्रतियोगी उद्देश्यों और दबावों का एक ऐसा दर्पण है कि वह राष्ट्रीय स्वार्थ व अव्यावहारिक आदर्शवाद का विचित्र मिश्रण है। अमेरिका के लोगों की ये विशेषता है कि वे अपनी समस्या को संपूर्ण मानव की समस्या समझ लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में अस्पष्ट होते हुए भी अमेरिका के लोग सदैव ये समझ लेते हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो सब सही है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अमेरिकन इंडियन के अतिरिक्त अमेरिका के सभी लोग बाहर से आए हुए हैं, आगत जातियों के हैं और उनकी विशाल संख्या यूरोप से आई हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के समय उस पुराने महाद्वीपों से वे घृणा और प्रेम करते हैं जिनसे कि वे नाता जोड़ चुके हैं। यूरोप ने केवल उनकी सभ्यता की मातृभूमि है, बल्कि उनके अनुयायियों का भी लगभग आधे से अधिक भाग वहीं पे बसता है। जब कभी यूरोप के विनाश की बात होती है तो अमेरिका बहुत अधिक कंसंट्रेट हो जाता है और जब कभी यूरोप पर संकट आता है तो अमेरिका में भारी राजनीतिक संघर्ष उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। यही कारण कहा जाता है कि अमेरिकी पश्चिम की ओर मुँह करके जन्म लेते हैं। ये डेफिनेशन इन किसी लेखक के द्वारा दी गई है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक फैक्टर अमेरिकी विदेश नीति के निर्माण के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति वहाँ के निवासियों के चरित्र व उनकी महत्वाकांक्षाओं और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, इन सब पर आधारित होती है। अतः अमेरिका की विदेश नीति किसी भी विदेश नीति की भांति वहाँ की जनता के ऐतिहासिक अनुभवों, उनकी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधनों, सुरक्षात्मक तनाव, जनसंख्या, वैदेशिक मामले आदि आदि पर आधारित होती है। अतः इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे कि उनका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा है। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से अमेरिका बहुत अधिक भाग्यशाली है, क्योंकि उनके पास प्राकृतिक साधनों के कई भंडार हैं और इन भौगोलिक स्थिति के कारण ही अमेरिका के विश्व में वाणिज्य और व्यापार में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। अमेरिका की आधारभूत नीतियाँ उनकी भौगोलिक स्थिति और पश्चिमी गोलार्ध की सुरक्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियों में उत्पन्न हुई है। वहाँ के जलवायु, पहाड़ और नदियाँ, यह सब राष्ट्र के विकास और एकता में बाधा नहीं पहुँचाती है। कहने का अभिप्राय है कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है। सेकेंडली, हम प्राकृतिक साधनों की यदि बात करते हैं कि यदि आर्थिक आत्मनिर्भरता शक्ति का एक तत्व है तो अमेरिका की आवश्यकता पड़ने पर सभी खतरों का वह सामना कर सकती है। खाद्य उत्पादन जो भी कभी गृह समस्या थी, आज अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण विषय बन गई है। थर्डली, हम इसकी सुरक्षात्मक शक्ति की अगर बात करते हैं
तो निर्बलता सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं है। उन नीतियों की अपेक्षा जो उच्च आदर्शों और ऊंची आशाओं पर आधारित होती है, शक्ति नीतियाँ अधिक सफल होती है। अमेरिका के लोगों का विचार है कि विदेश नीति को सैनिक कार्यक्रमों द्वारा सहायता मिलनी चाहिए ताकि राष्ट्रों की सुरक्षा की जा सके। फोर्थली, वो मानवीय स्रोत की बात करते हैं कि अमेरिकी श्रमिकों का प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतर गैर पश्चिमी देशों के श्रमिकों के उत्पादन की तुलना में बहुत अधिक होता है और अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण में इस प्रकार उसकी जनसंख्या के आकार और गुणात्मक विशेषता का महत्वपूर्ण हाथ होता है। फिफ्थली, इसके अंतर्गत हम देखेंगे गृह नीति और दबाव गुट। गृह नीति और दबाव गुट जो हैं वो अमेरिका की विदेश नीति पर इनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अनेक बार अमेरिका की कार्यपालिका के लिए उनकी अवहेलना करना असंभव हो जाता है और अमेरिका के धार्मिक और व्यापारिक संस्थाएं तथा सामाजिक संगठन भी विदेश नीति को अपने हितों के अनुकूल प्रभावित करते हैं। तत्पश्चात हम इसके अंतर्गत देखेंगे संवैधानिक बंधन। जनतंत्रात्मक और संघीय प्रणाली वाले राष्ट्र के होने के कारण अमेरिका की विदेश नीति में अनेक संवैधानिक संकटों का सामना करना पड़ता है और संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में विदेश नीति के संचालन में केंद्रीय सरकार के हाथों को जकड़ रखा है। अतः राष्ट्रपति को यदि विदेश नीति के संचालन की जिम्मेदारी दी है तो उसके युद्ध और संधि आदि निर्णयों पर भी सीनेट का अंकुश लगा रखा है। तत्पश्चात हम इसके दलगत सहयोग की अगर बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की विदेश नीति का निर्माण बहुत कुछ दलगत सहयोग और प्रशासनिक समन्वय पर ही निर्भर करता है और विदेश नीति के संचालन में उस समय बहुत कठिनाई अनुभव होती है जबकि राष्ट्रपति उस दल का नहीं होता जिसका कि कांग्रेस में बहुमत होता है। इस तरह से हम देखेंगे कि अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण में ये बेसिक फैक्टर्स काम करते हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट्स, कि अमेरिका की विदेश नीति के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं। इसके अंतर्गत हमने बात की है राष्ट्रीय सुरक्षा की। हम अमेरिका की विदेश नीति का जो सबसे प्रमुख लक्ष्य है वो है नेशनल सिक्योरिटी। इसके आधार पे अमेरिका की विदेश नीति अपने कार्यों को करती है ताकि उनकी सुरक्षा पर किसी प्रकार की कोई आंच ना आ पाए। इसलिए अमेरिका यूरोप, एशिया, अफ्रीका में हमेशा शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता है। सेकेंडली, जनतंत्र की रक्षा। अमेरिका में जैसा कि हमने देखा है कि जनतंत्र का प्रबल समर्थक रहा है। प्रथम महायुद्ध उसने जनतंत्र की रक्षा के लिए ही लड़ा था और द्वितीय विश्व युद्ध के समय रूजवेल्ट ने अमेरिका का उद्देश्य हिटलर की तानाशाही को नष्ट करना और संसार में प्रत्येक स्थान पर 4 स्वतंत्रताओं, भाषण की, धर्म की, अभाव की और भय से स्वतंत्रता की स्थापना करना बताया। तत्पश्चात हम देखेंगे साम्यवाद का अवरोध। द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद ही अमेरिका ने साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रसार को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प रहा और युद्ध के बाद मुख्यतः अमेरिकी कूटनीति साम्यवाद को उनके विस्तारशील सोवियत और चीनी रूपों में विशाल रूस और चीनी सीमा के चारों ओर शक्ति की स्थितियां उत्पन्न करके और रोक रखने की हमेशा से रही है। इसके लिए अमेरिका ने प्रत्येक सोवियत विस्तारवादी कार्य के मार्ग में बाधा डालने का भी निश्चय किया है। तत्पश्चात इनके उद्देश्यों में हम देखेंगे तनावों को कम करना। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही पारस्परिक तनाव को कम करने की चर्चा करते रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे पर बढ़ते तनाव का आरोप लगाते हैं। इसके अंतर्गत हमने देखा अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963, परमाणु अप्रसार संधि 1968, इसी तरह से INF संधि
स्टार्ट संधि, इन दोनों महाशक्तियों द्वारा इन पर हस्ताक्षर किए जाने से इस विचार को समर्थन मिलता है कि अमेरिका सोवियत संघ एवं रूस के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों को सुधारना चाहता है। इसी के उद्देश्य के अंतर्गत हम देखेंगे विश्व शांति इनका एक मिशन है। इसी के साथ साथ नई विश्व व्यवस्था की बात भी ये करते हैं कि सोवियत संघ के अवसान तथा सोवियत संघ पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन के बाद राष्ट्रपति बुश ने नई विश्व व्यवस्था के निर्माण का उद्देश्य घोषित किया था और आज संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय ध्रुव है और वह विश्व की एकमात्र महाशक्ति है जिनकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। इसी तरह आतंकवाद के उन्मूलन की बात को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तत्पश्चात हम देखेंगे साइलेंट फीचर ऑफ द यूएस फॉरेन पॉलिसी कि अमेरिकी विदेश नीति की क्या विशेषताएं हैं। उनके फैक्टर्स को हम देखते हैं, उनके उद्देश्यों को देखते हैं, तो इनसे इनकी कुछ विशेषताएं हमारे सामने आती है जो कि विदेश नीति को निर्धारण में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। सबसे पहले साम्यवाद का अवरोध। पूर्व भी इसके बारे में बताया गया आपको कि द्वितीय महायुद्ध के बाद कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, साम्यवाद का अवरोध अमेरिकी विदेश नीति की आधारभूत विशेषता रही है और साम्यवाद के अवरोध की नीति का अर्थ है जहाँ कहीं सोवियत संघ दबाव का प्रयोग करता है वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका प्रति दबाव का प्रयोग करेगा। सेकेंडली, सैनिक संधियों की नीति। अमेरिका ने साम्यवाद का अवरोध करने के लिए सैनिक संधियों एवं मैत्रियों का निर्माण किया। इसमें प्रमुख है रियो संधि, नाटो संधि, सीटो संधि, बगदाद पैक्ट आदि आदि। इसमें लैटिन अमेरिका राज्यों के साथ 1947 में अमेरिका ने रियो संधि पर हस्ताक्षर किए। आज इस संधि का व्यावहारिक रूप अमेरिकी राज्यों का संगठन है और 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के कतिपय देशों के साथ नाटो संधि पर हस्ताक्षर किए। thirdly, इसके विशेषताओं में हम देखेंगे विदेशी आर्थिक सहायता की नीति। विदेशी आर्थिक सहायता की नीति के अंतर्गत इनके कई उद्देश्य इसके अंतर्गत शामिल किए गए, जैसे आर्थिक सहायता द्वारा राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाना। सेकेंडली, आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर साम्यवाद के खतरे को टालना। आर्थिक और सैनिक सहायता द्वारा विदेशों में पारस्परिक महत्व की सुविधाओं, बंदरगाहों आदि की सुविधा प्राप्त करना। तत्पश्चात हम फोर्थ इनकी विशेषताओं में हम देखेंगे मानव अधिकारों का समर्थन। अमेरिकी विदेश नीति की एक विशेषता मानवीय अधिकारों के समर्थन की रही है। कार्टर प्रशासन ने तो मानवाधिकार मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ताने बाने में ठोस रूप से लपेट लिया और कार्टर प्रशासन ने मानव अधिकारों की देखरेख के लिए स्टेट डिपार्टमेंट में एक पृथक ब्यूरो की स्थापना भी की थी। तत्पश्चात हम देखेंगे इनकी विशेषताओं में लोकतंत्र बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप। अमेरिका ने पिछली सदी के उत्तरार्ध से मध्य और दक्षिणी अमेरिकी देशों में कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की बहाली तथा अमेरिकी नागरिकों के हितों के नाम पर 60 से अधिक बार हस्तक्षेप किया था। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत हम देखेंगे विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति। अमेरिका हमेशा से ही विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति को अपनाता रहा है। इसके अंतर्गत हम उदाहरण स्वरूप लेंगे कि रूस और भारत के बीच क्रायोजेनिक इंजन और उससे संबंधित तकनीक उपलब्ध कराने वाले संबंधी समझौते हो जाने के कारण अमेरिका ने MTR के तहत पहले बदले की कार्रवाई के रूप में भारत के अंतरिक्ष संगठन इसरो तथा रूस के संगठन ग्लोबकायसाय को 2 वर्ष के लिए काली सूची में शामिल किया था। फिर रूस पर दबाव डालकर भारत से हुए समझौते को रद्द करवा दिया। इसी तरह से 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया
तो अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन ने तुरंत ही भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी थी। 7 इसके फीचर में हम देखेंगे कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी। अमेरिका ने पिछले दशक में एशिया प्रशांत क्षेत्र को तेजी से विकास किया है और 21वीं सदी में एशिया की सदी होने के जो अनुमान लगाए जा रहे थे, उनके कारण इस क्षेत्र के प्रति अमेरिका की दिलचस्पी बहुत कुछ ज़्यादा बढ़ गई और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की बढ़ती दिलचस्पी का कारण ये भी है कि यूरोपीय साझा बाजार के देश अब अमेरिकी माल और पूंजी के उपयुक्त बाजार नहीं रहे और यूरोप अमेरिका को सहयोगी न होकर आजकल प्रतिद्वंदी हो गया है। 8 इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि आतंकवाद को समर्थन या पनाह देने वाला देश अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। 21 सितंबर 2001 को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने संयुक्त राज्य अमेरिका को आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व करते हुए पाया और बुश ने कहा कि आज के बाद जो देश आतंककारियों को पनाह या समर्थन जारी करेगा वह अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। एंड लास्टली, आश्रित एवं उपद्रवी राज्यों की स्थापना की नीति। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका उपनिवेशवादी तकनीक का सहारा लिए बिना अपने वैश्विक साम्राज्य की स्थापना का प्रयत्न कर रहा है और वैश्विक साम्राज्य की स्थापना के लिए वह डिपेंडेंट और सैटेलाइट राज्यों की स्थापना एवं आर्म्ड इंटरवेंशन की नीति पर चल रहा है। उनकी नीति दुनिया पर कब्जा करने की नहीं है, वह जहाँ तहाँ युद्ध रहता है, उनके बाद मित्रतापूर्ण शासन की स्थापना करता है और वह उनकी लिए एक मददगार सिद्ध होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अमेरिका किस तरह से अमेरिका ने अपनी नीतियों का निर्माण किया, उनके उद्देश्य क्या थे और उनकी विशेषताएं क्या थी। ये अमेरिका की विदेश नीति का एक नटशेल में एक उसका बैकग्राउंड है, जिसके माध्यम से हम अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का नेक्स्ट वीडियो में उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझेंगे, इसके माध्यम से कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका की नीति क्या रही, ट्रूमैन के शासन से लेकर टिल टुडे आज तक के शासन को हम नेक्स्ट वीडियो में इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रूप में समझेंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।